अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। मक्का की अधिक उपज देने वाली प्रजातियां और वैज्ञानिक तकनीक से खेती, जैविक कीटनाशी का महत्व और इनके उपयोग से लाभ, कीवी फलों के आकार में वृद्धि के लिए बगीचे में किए जाने वाले जरूरी कार्य। खरीफ मक्के की खेती अपने प्रदेश में मुख्यतः उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर की जाती है और जो किसान भाई इस समय इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसकी बुवाई का समय चल रहा है। इसीलिए जरूरी है कि बुवाई से लेकर कटाई तक के सभी प्रबंधनों को ठीक प्रकार से किया जाए, तभी आपको इस फसल से भरपूर पैदावार और लाभ मिलेगा। अन्यथा किसी भी कमी लापरवाही के फलस्वरूप आपको कम उपज से ही संतोष करना पड़ेगा। इसीलिए किस तरह करें खरीफ मक्के की उन्नत खेती, इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं इसकी खेती हेतु भूमि का चुनाव एवं तैयारी की। तो समतल भूमि, हल्की दोमट मिट्टी के साथ साथ उचित जल निकास वाली भूमि खरीफ मक्के की खेती के लिए उपयुक्त है। पिछली फसल कटने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई 2 से 3 बार डिस्क हैरो या देशी हल से जुताई करने के बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेते हैं। मिट्टी जनित कीड़ों से बचाव के लिए 25 किलोग्राम क्लोरोपाइरिफास 5% धूल खेत में भुरकाव कर मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। मक्के की खेती रिज बेड बनाकर करना खरीफ के लिए उपयुक्त विधि है। जहाँ तक खरीफ मक्का की उन्नतशील किस्मों की बात है तो उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। आइए अब चर्चा करते हैं बुवाई के समय पर। 25 मई से 20 जून तक खरीफ मक्के की बुवाई का उपयुक्त समय है। विलंब से बुवाई करने पर जल जमाव के कारण पौध पर प्रतिकूल असर होता है। बुवाई के समय पर ऐसा सुविधाजनक तालमेल बिठाना चाहिए जिसमें प्राकृतिक वर्षा का अच्छी तरह से उपयोग किया जा सके और जमीन को अगली फसल के लिए तैयारी का पर्याप्त समय मिल सके। सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा प्रारंभ होने के 10 से 15 दिनों पहले बुवाई समाप्त हो जाना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार बुवाई करने से 15% अधिक उपज का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए जहां सिंचित साधन उपलब्ध नहीं है, यह उचित होगा कि वहां जैसे ही मिट्टी में अंकुरण के लायक नमी और पौधों के खड़े रहने लायक साधन है, वे अगेती बुवाई कर सकते हैं। अगेती बुवाई की फसल को 1 से 2 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, जब तक कि सामान्य वर्षा काल प्रारंभ न हो। अब बात आती है इसके बीज दर व बुवाई विधि की। तो 1 हेक्टेयर के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है।
बुवाई से पहले बीज को थीरम या कैप्टान दवा से 2.0 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित कर कतार से कतार 60 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे 18 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बुवाई कर देनी चाहिए। इस प्रकार 1 हेक्टेयर में पौधे की संख्या 70,000 से 75,000 तक होती है। उर्वरकों की मात्रा एवं प्रयोग। खेतों में उर्वरकों के प्रयोग की मात्रा इस आधार पर निश्चित की जाती है कि खेत की मिट्टी का एवं उर्वरक शक्ति का क्या स्तर है। उर्वरक के संतुलित प्रयोग की संस्तुत मात्रा 110 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 70 से 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर है। नत्रजन की आधी मात्रा एवं स्फूर व पोटैश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय कंपोस्ट में छींट कर मिला देना चाहिए एवं फिर नत्रजन की 1/4 मात्रा जब पौधा घुटने के बराबर लंबाई का हो जाए एवं शेष 1/4 मात्रा धनबाल निकलते वक्त डालना चाहिए। नत्रजन का उप परिवेशन करते समय मिट्टी में पर्याप्त नमी का होना जरूरी है। जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई से पहले देना भी लाभकारी है। अंतवर्ती खेती मूंगफली, उड़द, लोबिया, अरहर आदि फसलों को खरीफ मक्का के साथ अंतर्वर्ती खेती कर प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। खरपतवार नियंत्रण। बुवाई से दूसरे या तीसरे दिन 1.5 किलोग्राम एट्राजिन 1000 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर खेत में जमीन की सतह पर छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि खरपतवार उगने में अवरोध उत्पन्न होता है। बुवाई के 2 से 3 सप्ताह बाद कल्टीवेटर द्वारा गुड़ाई करनी चाहिए एवं जड़ के पास घास को निकाल देना चाहिए। सिंचाई। सामान्यतः खरीफ मक्का वर्षा आधारित फसल है, अतः सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, पर सूखे की स्थिति में दाना बनने के समय में एक सिंचाई देना अच्छा होता है। पौध संरक्षण। खरीफ मक्का के प्रमुख रोग बीज गलन, मूल गलन, बिचड़े का झुलसा, तना गलन से बचाव के लिए बीज को उपचारित करना जरूरी है। डाउनी मिल्ड्यू एवं पत्र लांछन पर नियंत्रण हेतु डाइथेन M45 का 0.2% घोल बनाकर दवा का छिड़काव करना 15 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार करना उपयुक्त होता है। तना छेदक मक्का का प्रमुख हानिकारक कीड़ा है। इसके रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरिफास दवा 0.2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। जब पौधे से 8 से 10 पत्तियां निकल जाएं, तो दानेदार दवा जैसे कि फ्यूरोडॉन 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 2 से 3 दाना प्रति पौधे के हिसाब से गाभे में डालें। कटनी एवं भंडारण। फसल परिपक्व हो जाने पर यानी भुट्टे के छिलके सूख जाएं, तो बालियों को तोड़कर एवं छिलके को हटाकर सुखा ले। व मेड सेलर की मदद से दाने को छुड़ा लेना चाहिए। दाने को अच्छी तरह से सुखाकर 10% नमी आने पर एवं सफाई कर भंडारित कर लेना चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप बताई गई विधि द्वारा मक्का खेती करते हैं तो आपको इसकी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। जैसे कि देखने में आता है कि अधिकतर किसान भाई अपनी फसल को कीट और रोग मुक्त रखने के लिए उस पर रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते हैं, जिसके कारण आज ऐसी स्थिति खड़ी हो गई है कि इन रासायनिक दवाओं के प्रयोग से भी फसल में कीट और रोग पूर्ण तरह से खत्म नहीं होते हैं। अतः किसान भाइयों, इस तरह से दवाओं का प्रयोग करने से एक तो कृषि लागत में बढ़ोतरी होती है और दूसरा इन रसायनों के प्रयोग से इसका हानिकारक प्रभाव फसलों के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।
इसीलिए इस तरह की समस्या से बचने के लिए किसान भाई जैविक कीटनाशी का प्रयोग किस तरह से करें और इसके प्रयोग के क्या क्या लाभ हैं, इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर आरपी मौर्य से। हमारे फसलों में विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े लगते हैं जिसके द्वारा बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। इन कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए किसान भाई विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं जिनके दुष्प्रभाव सर्वविदित हैं। ज़्यादातर कीटनाशकों के प्रयोग से कीड़ों में आजकल प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो रही है जिनको आसानी से कीटनाशकों के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा पा रहा है और किसानों को लगातार एक निश्चित अंतराल पे कीटनाशकों का प्रयोग करने की ज़रूरत पड़ रही है जिससे कि एक हमारे स्वास्थ्य के ऊपर और हमारे वातावरण के ऊपर बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। तो आज की जो प्रमुख जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है जैव आधारित एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन की। इस एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन में हम जैविक नियंत्रकों के प्रयोग पर बल देते हैं। इसमें हम विभिन्न प्रकार के जैव आधारित एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन में हम कीड़ों के प्राकृतिक शत्रुओं का उपयोग करके उसको कीड़ों को नियंत्रित करते हैं। इन जैविक नियंत्रणों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला होता है परभक्षी, दूसरा होता है परजीवी और तीसरा होता है कीड़ों में रोग उत्पन्न करने वाले जीव। ये जीव प्रकृति में उपलब्ध हैं जिन्हें हमारे किसान भाई पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के जैविक नियंत्रक तैयार कर किसानों के लिए उपलब्ध कराए हैं। वो कौन कौन से हैं जैविक नियंत्रक, आइए विस्तार से जानते हैं। तो परभक्षी में जैसे कि विभिन्न प्रकार के कीड़े आते हैं, जैसे लेडी बर्ड बीटल हो गया, क्राइसोप्रोला कार्निया हो गया, सिरफिट फ्लाई हो गए, ड्रैगन फ्लाई हो गया, तो आदि विभिन्न प्रकार के ये परभक्षी कीट हैं। ये परभक्षी कीट कीड़ों को भक्षण करते हैं और इन्हें अपने जीवन काल में बहुत सारे कीड़ों को खाने की ज़रूरत पड़ती है अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए। अतः ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जैविक नियंत्रक कारक है। दूसरा आता है परजीवी। परजीवी वो कीड़े होते हैं जो अपना पोषण दूसरे कीड़ों के ऊपर आश्रित होकर लेते हैं। तो जिसमें जो प्रमुख परजीवी कीट है उसको ट्राइकोग्रामा कहते हैं। ट्राइकोग्रामा एक छोटा सा ततैया है जो 0.4 से 0.5 मिलीमीटर लंबा होता है और ये इसको अंड परजीवी कहते हैं। ये जो तितली कुल के कीड़े हैं उनके अंडों पे अपने अंडे दे देता है और इस अंडे से जो मैगट निकलता है वो तितली कुल के अंडे के जो कंटेंट होता है उसको खा के उसको जीवित रहता है। तो इस प्रकार से ट्राइकोग्रामा के द्वारा हानिकारक कीड़ों की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, अंडे की अवस्था में ही इसको नियंत्रित कर लिया जाता है। तो ट्राइकोग्रामा हमारे भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के तितली कुल के कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम बात करेंगे धान में तना छेदक के लिए, धान के पत्ती मोड़क कीट के लिए, गन्ने में विभिन्न प्रकार के जो बोरर होते हैं, जो जड़ के बोरर होते हैं, जो तने के छेदक होते हैं, उन सब के नियंत्रण के लिए ट्राइकोग्रामा का प्रयोग किया जाता है। पॉपुलर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मिर्च में फली छेदक के लिए प्रयोग किया जाता है। टमाटर के फल वेधक के लिए प्रयोग किया जाता है। गोभी में भी प्रयोग किया जाता है। तो हम ट्राइकोग्रामा का प्रयोग तितली कुल के कीड़ों के नियंत्रण के लिए किया जाता है जो ये परजीवी है। तो इसका मास प्रोडक्शन बायो कंट्रोल लैब में भी होता है। विभिन्न जो हमारे देश में विभिन्न जो बायो कंट्रोल लैब हैं वहाँ पे ट्राइकोग्रामा का प्रोडक्शन चलता है। इन ट्राइकोग्रामा को आप राज्य के विभिन्न बायो कंट्रोल प्रयोगशालाओं से प्राप्त कर सकते हैं। ये ट्राइकोग्रामा ट्राइकोकार्ड के रूप में प्रयोगशालाओं में मिलते हैं जिनको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये जो हमारा जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला है पंतनगर में स्थित है, यहाँ से भी आप ट्राइकोकार्ड्स को आप ले जा सकते हैं और जो भी तितली कुल के जो सूढ़ियाँ हैं उनके नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। इनको प्रयोग करने की जो विधि है, ट्राइकोकार्ड्स को हम 50,000 से लेके 1 लाख अंडे प्रति हेक्टेयर की दर से कीड़ों के नियंत्रण के लिए लगाते हैं और इसका जो दर है फसल दर फसल अलग अलग होता है। तो अधिक जानकारी के लिए आप लोग प्रयोगशाला में संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, एक ट्राइकोकार्ड को हम 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 दिन के लिए रख सकते हैं। तो जब हम प्रयोगशाला से ट्राइकोकार्ड को लेके जाते हैं तो
प्रयोगशाला में ये ट्राइकोकार्ड 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड में रखे रहते हैं, लेकिन जब हम इसको लेके अपने खेत में जा रहे होते हैं तो उस समय भी सावधानी रखनी होती है कि ट्राइकोकार्ड्स को ले जाते वक्त भी उसका टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहे। लार्वे के परजीवी भी होते हैं, पीपा के परजीवी भी होते हैं और वयस्क के भी परजीवी होते हैं। किसान भाइयों, ट्राइक्लोग्रामा कार्ड का प्रयोग करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि जब किसी फसल में कार्ड लगाएं तो उस पर सूर्य की सीधी धूप ना पड़े। कार्ड हमेशा शाम को लगाएं और फसल की निचली पत्ती पर लगाएं। जो तीसरा प्रमुख कारक है बायो कंट्रोल एजेंट्स का, वो है रोग कारक जीव, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु, विषाणु और निमेटोड्स का प्रयोग करके हम कीड़ों को नियंत्रित करते हैं। तो जीवाणुओं में जैसे हम बात करेंगे बैसिलस थुरिनजेंसिस का, बहुत प्रचलित है ये बैसिलस थुरिनजेंसिस। ये एक जीवाणु है, ये पाउडर के फॉर्म में बाज़ार में मिलता है, पाउडर के रूप में होता है और इसका 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा इसकी पाउडर की हम खेत में छिड़काव करते हैं। ये जो बीटी है ये तितली कुल के जितनी भी सोनियाँ हैं उनको नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से दूसरे भी विषाणु हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, NPV जिसको बोलते हैं। NPV भी बाज़ार में आपको बना बनाया मिल जाएगा और इसका प्रयोग भी तितली कुल के सूढ़ियों को मारने में किया जाता है। इससे ग्रसित सूढ़ियाँ पौधे के ऊपर चढ़ के उल्टी लटक जाती हैं और उनकी जो शरीर है वो काला पड़ जाता है और छूने से उनका शरीर फट जाता है। तो इन तरह के सूढ़ियों को अगर हम इकट्ठा करें, अपने घर पे लाएं, प्रयोगशाला में लाएं और उनको हम लोग उसमें मॉर्टर एंड पिस्टल में उसको पीस लें और पानी में घोल के फिर से उसको खेत में अगर छिड़काव कर दें तो विषाणु पूरे खेत में फिर से फैल जाते हैं और विषाणु से ग्रसित जो पत्तियां कीड़े खाते हैं उन कीड़ों को फिर से वो रोग हो जाता है। और इस तरीके से हम चाहें तो बिना NPV के बाज़ार से ख़रीदे हम लोग NPV का प्रयोग खेत में कर सकते हैं। दूसरा निमेटोड होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो निमेटोड हैं वो कीड़ों को ग्रसित करते हैं, उनमें रोग पैदा करते हैं, जिसमें EPN भी है। EPN का जो फार्मूलेशन है वो बाज़ार में भी उपलब्ध है, उसका भी प्रयोग इसी प्रकार से करते हैं जैसे कि मैंने अभी NPV के लिए बताया है और BT के लिए बताया है। इनका प्रयोग करके भी हम कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, कीवी फल की खपत विश्व स्तर पर पाई गई है और जो किसान भाई इस समय कीवी के बाग लगाए हैं उनके बागों में इन दिनों फलों की सेटिंग होना शुरू हो गया है। इसीलिए इस समय जरूरी है कि कीवी के बाग का उचित प्रकार से देखरेख किया जाए, अन्यथा आपको कीवी के बाग से कम फलन की प्राप्ति होगी। इसीलिए फलों के आकार में वृद्धि और अच्छी फलहत के लिए इस समय बगीचे में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव बनियाल से। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कीवी फल जो है वो प्रदेश के मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में तेज़ी से फैल रहा है। इसके जो फल हैं वो बड़े ही पोषक होते हैं। साथ ही साथ जो किसान बागवान साथी कीवी फल लगा रहे हैं उन्हें इसकी बहुत अच्छी कीमत बाज़ार में मिल रही है। आजकल जो समय चल रहा है उसमें कीवी फल के जो फल हैं वो बढ़ोतरी कर रहे हैं। जैसा कि इस समय कीवी के फल बागों में फ्रूट सेटिंग हो गई है, इस समय इन फल बागों में कुछ प्रबंधन कार्यों को कर इन फल वृक्षों से अच्छी गुणवत्ता के फल की प्राप्ति की जा सकती है। तो अच्छी गुणवत्ता के लिए कीवी के फल बागों में कौन से प्रबंधन कार्य को करना है, आइए जानते हैं। इस समय में जो कुछ सावधानी रखने की बातें हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ।
जो कीवी फल है, इस समय अगर आपने नाइट्रोजन की तीसरी डोज या तीसरी मात्रा नहीं डाली है तो इस समय उसको डालने का सही समय है। जितने भी तरह के खरपतवार कीवी फल के तौलिए के क्षेत्र में हो उसे आप निकाल दें। साथ ही साथ मल्चिंग तौलिए में अवश्य करें। मल्चिंग से मेरा मतलब है कि जितना भी तौलिए का फैलाव है उसमें या तो 4 से 6 इंच मोटी सूखी हुई घास की तह बिछा दें या फिर काला पॉलीथीन जो कि मल्चिंग के लिए मिलता है उसको आप लगाएं। इसको करने के अनेक फायदे हैं, जैसे कि आजकल क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है तो जो ज़मीन में जो नमी है वो वाष्प बन कर ऊपर उड़ जाती है, जिससे मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है। तो जब हम मल्चिंग पौधों में कर देते हैं उससे वाष्पीकरण जो वो कम हो जाता है, जिसके कारण पौधों को पानी की उपलब्धता बढ़ जाती है। और ये पाया गया है कि जिन पौधों में मल्चिंग हमने की है उसमें फलों की गुणवत्ता और साइज दूसरे पौधों से अधिक होता है। इसके अतिरिक्त अगर हमने मल्चिंग की है तो ये पौधे के जो तौलिए का मिट्टी है उसका तापमान को नियंत्रण में रखता है तथा वहाँ पर खरपतवार पैदा नहीं होने देता है, जिससे हमें बार बार गुड़ाई ना करनी पड़े। कई बार फल बनते समय सही समय पर सिंचाई नहीं करते, जिससे कि उनके फल वृक्षों से अच्छी गुणवत्ता के फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। जबकि फलत अवस्था पर कीवी के फल बागों में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो इस समय कैसे करें इन बागों में सिंचाई प्रबंधन, आइए जानते हैं। जब पौधे या फल बढ़ोतरी में होते हैं तो उनमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, इसलिए सप्ताह में कम से कम एक बार सिंचाई करना आवश्यक है। अगर हम सिंचाई नहीं करेंगे तो फलों का साइज हमारे छोटा रह जाएगा। फलों के साइज को बढ़ाने के लिए कीवी फल में कमर्शियल तौर पर, व्यावसायिक तौर पर CPPU नामक एक कैल्शियम केमिकल का इस्तेमाल भी होता है, जिसको कि हम घोल बना के फलों को उसमें डिप करते हैं, फलों को डुबाते हैं गुच्छों को उनके, ताकि उनका साइज जो है वो बढ़ सके। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है हरसैनपुर जिला बलिया के कृषक विपुल यादव ने। यह विषाक्तता से ग्रसित दुधारू पशुओं के उपचार के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विपुल यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। हरे चारा, जब पानी वगैरह की कमी हो जाती है तो हरा चारा में विषाक्तता हो जाती है, जिससे पशु खाता है तो उसे बीमारी होती है। इस बीमारी को साइनाइड पॉइजनिंग कहते हैं। हरे चारे में साइनाइड पॉइजनिंग होती है। इससे कभी कभी चारा खा करके ब्लोटिंग होती है, अफरा हो जाता है, कभी कभी पशु मर जाता है। विषाक्तता इस समय बोई जाने वाली किसी भी हरे चारे वाली फसल में हो सकती है। आपने देखा होगा कि ज्वार, बाजरा या अन्य जो भी चारा वाली फसलें हैं पानी की कमी से मुरझा जाती हैं। और यही फसल यदि आप काटकर अपने पशुओं को खिला देंगे तो इसका विषैला प्रभाव पशु पर देखने को मिलता है, जो कि घातक होता है। यदि आपका पशु विषाक्तता से प्रभावित हो गया है तो आप क्या करें? तो इसका भी इलाज हमारे यहाँ संभव है, किसी पशु चिकित्सक की सलाह लेकर करके। और सोडियम थायोसल्फेट आता है, हम लोग इंट्रावेनस देते हैं और पशुओं को ठीक कर लेते हैं। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब चारा खिलाएं तो उसे धुल करके खिलाएं और ये कोशिश करें कि उस चारे की खेती खूब पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, पानी की कमी ना होने पाए चारा में, नहीं तो ये साइनाइड पॉइजनिंग का केस होता है, जिससे पशु कभी कभी मर भी जाता है। खेतों की सिंचाई करना चाहिए और उनको धुलाई करके खिलाना चाहिए, चारा काट करके खिलाना चाहिए। और उसके साथ पशुओं में ब्लोटिंग वगैरह की दवा, डाइजेस्टेंट मेडिसिन आती हैं, तमाम आती हैं, र्यूमेन बोलस वगैरह आता है, एनोरेक्सिया आता है, बोलस आता है, इनको साथ में देने से फिर ये बीमारी नहीं हो पाती है। इसके अलावा खेत में उचित नमी की दशा में चारे की कटाई करें। कटाई सुबह के समय करें और पशुपालक भाई अपने पशुओं को बासी चारा न खिलाएं। आप हरे चारे वाली फसलों में 4 से 5 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहें। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है डेरापुर
कानपुर देहात के कृषक विकास यादव ने। इनकी सब्जी वाली फसलों में कुछ कीट व रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है, यह इनके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो विकास यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अभी जून का महीना चल रहा है और गर्मी ने प्रचंड रूप ले लिया है, तो निश्चित रूप से अभी आपके खेतों में किसान भाइयों टमाटर है, बैंगन है या कुसमांड कुल की सब्जियां जैसे कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे लौकी है, करेला है, तुरई है, कद्दू है, ये फसलें आपने बो रखी, इवन आपने भिंडी भी बो रखी होगी। तो इन फसलों में आपको सलाह दी जाती है कि नियमित अंतराल पे आप इसकी सिंचाई करते रहें। अभी जो सब्जियों में अभी मुख्य रूप से जो दिक्कत आ रही होगी वो है आपके झुलसा रोग आ रहा होगा, जिसको अपन ब्लाइट रोग भी कहते हैं। यह एक फफूंदनाशक बीमारी है। इसमें पत्तियों के ऊपर आप देखेंगे कि धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे कि आप देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में उसमें बाधा आती है और पौधे की वृद्धि रुक जाती है, उसके पैदावार पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस झुलसा रोग से हमें निजात पाने के लिए किसान भाइयों, सब्जियों में आप M45 जो फफूंदनाशक दवाई है, इसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें छिड़काव करना चाहिए, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का हमें किसान भाइयों 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें छिड़काव करना चाहिए। और यह ध्यान रखें कि इसको छिड़काव को हमें 15 दिन के अंतराल पर पुनः इसको दोहराना है। इसके अलावा इन फसलों में कीटों की बात की जाए तो टमाटर बैंगन की फसल में फल एवं तना छेदक कीट का प्रकोप भी होता है। इसके प्रकोप से फल काणे हो जाते हैं। ऐसे फलों का बाजार में उचित बाजार भाव भी नहीं मिल पाता है और किसानों को काफी नुकसान होता है। इस कीट का जो वयस्क होता है किसान भाइयों, वो तने के ऊपर या पत्तियों के ऊपर 6 अंडे दे देता है। अंडों से जो सुंडियाँ निकलती है वो सुंडियाँ पहला पत्तियों को खाती है, उसके बाद आप देखेंगे कि बैंगन के अंदर तो आप देखेंगे कि उसके तने के अंदर प्रवेश कर जाती है और फिर उसको तने को आप देखेंगे खोखला कर देगी और ऊपर की तरफ से जो उसकी कोपल देखेंगे वो आप देखेंगे मुड़ी हुई रहती है। तो आप निश्चित तौर पे मान लें कि यह इसका शूट एंड फ्रूट बोरर का आक्रमण इसके अंदर हो चुका है। इस समस्या से निजात पाने के लिए किसान भाइयों हमें कार्बाइरिल को हमें 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें छिड़काव करना है, या मेलाथियन का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से हमें छिड़काव करना चाहिए। ये जरूर ध्यान रखें कि किसान भाइयों जब फल तुड़ाई से जब दवाई छांट रहे हैं और उससे तुड़ाई से तक हमें कम से कम 7 से 8 दिन का अंतराल जरूर होना चाहिए, मतलब वेटिंग पीरियड हमें जरूर रखना चाहिए। एक चीज़ और कर सकते हैं कि इस फल छेदक से निजात पाने के लिए किसान भाइयों आप हमें खेत में फिरामोन ट्रैप लगा सकते हैं। फिरामोन ट्रैप से उसके वयस्क आकर्षित होंगे और जब वयस्क आकर्षित होंगे तो नर व वयस्क आकर्षित होंगे, फिरामोन ट्रैप में हमको आसानी से इसको पकड़ा जा सकता है। तो इस ट्रैप को हमें 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें लगाना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-10845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की पौध को कीट मुक्त रखने के लिए उसकी रोपाई से पहले और बाद में किए जाने वाले जरूरी कार्य। आम का नया बाग स्थापन करते समय कुछ ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को अब इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।